हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोगों ने गृह युद्ध के बाद रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के दौरान सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लोग स्टालिन की सामूहिकीकरण की नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामूहिकीकरण को परिभाषित करने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करें। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना चाहिए कि सामूहिकीकरण वास्तव में कहते किसको हैं। यह कौन सी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत छोटे आकार की भूमियों को मिलाकर एक बड़े आकार के खेत का निर्माण किया जाता है। सामूहिकीकरण की नीति तो अपनाई गई, आखिर वे कौन से कारण थे जिनके कारण इस नीति को मूर्त रूप दिया गया। आइए उसे समझते हैं। 1927-28 के दौरान रूस के शहरी क्षेत्रों में अनाज की भारी कमी हो गई थी, क्योंकि सरकार ने अनाज की कीमत निर्धारित कर दी थी, निश्चित कर दी थी। निर्धारित कीमतों से ज्यादा मूल्य पर कोई भी किसान अनाज नहीं बेच सकता था। इसी बंधन के कारण किसानों ने उन निर्धारित कीमतों पर सरकार को अनाज बेचने से मना कर दिया। लेनिन के बाद पार्टी की कमान स्टालिन के हाथों में गई। उनको लगता था कि धनी किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। अनाजों की कालाबाजारी रोकने के लिए स्टालिन ने कड़े कदम उठाने का फैसला लिया और निर्देश दिया पार्टी के सदस्यों को कि वे अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा करें। उ- पार्टी के सदस्य उनके निर्देशों का पालन करने के लिए निकल पड़े। रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। पार्टी सदस्यों ने कुलकों के गोदामों पर छापे मारे, वहां से कुछ अनाज एकत्रित किया और बाकी किसानों से अनाज जबरदस्ती निर्धारित कीमतों पर खरीद लिया। लेकिन अफसोस की बात थी कि उपरोक्त उपायों के बावजूद अनाज की कमी बनी रही और जब अनाज की कमी पूरी नहीं हो पाई, तब स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया। 1917 के बाद जमीनें किसानों को दे दी गई थीं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है इस चीज को, किन परिस्थितियों में और किन कारणों से यह काम किया गया था। खैर, 1917 के बाद जमीनें किसानों को दे दी गई थीं, जिससे खेतों का आकार छोटा हो गया था और छोटे आकार के खेतों में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल संभव नहीं था। परिणाम स्पष्ट थे, कम उत्पादन। आइए अब समझते हैं स्टालिन के द्वारा शुरू किए गए सामूहिकीकरण प्रक्रिया की विशेषताओं को। 1929 के बाद पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों पर काम करने का आदेश जारी कर दिया। अब किसानों के लिए बाध्यता हो गई सामूहिक रूप से खेती करना। अधिकांश खेत और आधुनिक उपकरण सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर एक साथ काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के मध्य बांट दिया जाता था। कुछ लोगों ने इस नीति को समर्थन दिया और कुछ लोगों ने विरोध भी इस नीति का किया। आइए, किस प्रकार सामूहिकीकरण का विरोध किया गया और उसके क्या परिणाम निकले। सामूहिकीकरण से नाराज किसानों ने सरकार का विरोध करना आरंभ कर दिया। विरोध स्वरूप ये किसान अपने मवेशियों को ही मारने लग गए। परिणाम स्वरूप 1929 से 1931 ईस्वी के मध्य रूस में मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आ गई। दूसरी बात,
सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को दंडित करने का एक दौर चल पड़ा। ऐसे लोगों को या तो कड़ी सजा देकर जेल में बंद कर दिया जाता था या इनको निर्वासन का दंड दिया जाता था, अर्थात इनको देश निकाले की सजा दी जाती थी। विरोध का एक कारण यह भी था कि स्टालिन की सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र रूप से खेती करने की सुविधा कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष वर्ग के किसानों को दे दी थी। बाकी किसानों को लगा कि कहीं न कहीं यह एकता का खंडन है, सरकार पक्षपात कर रही है, इसलिए भी उन्होंने विरोध किया। आइए अब समझते हैं सामूहिकीकरण की नीति के परिणामों को। उत्पादन में वृद्धि की जहां पर सरकार उम्मीद लगा बैठी थी, वहीं इसका उल्टा हुआ। उत्पादन में वृद्धि की जगह काफी कमी आई। इस तथ्य की प्रामाणिकता इस बात से मिलती है कि 1930 से 1933 के मध्य सिर्फ फसल के खराब होने के कारण सोवियत के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सरकार ने विरोधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। स्थितियां इतनी खराब थीं कि 1939 ईस्वी के मध्य तक, 1939 ईस्वी के अंत तक लगभग 20 लाख लोगों को सजा दी गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग रूसी क्रांति को समाप्त करने के लिए एक और कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।